नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी बजट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपना 8वां बजट पेश करेंगी। मोदी कार्यकाल 3 का ये प्रथम बजट होगा। बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर से मध्यवर्गीय परिवार को। कि मध्यवर्गीय परिवार एक ऐसा वर्ग होता है जो बड़ा प्रोग्रेसिव होता है और देश की तरक्की में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। दरअसल जब हम मध्यवर्गीय परिवार की बात करते हैं तो उस पर लगने वाले जो टैक्स है उसकी भी बात बड़ी प्रासंगिक हो जाती है। आमतौर पर माना जाता है कि जब आप मध्यवर्गीय परिवार को राहत देते हैं तो उसके हाथ में पैसा आता है और उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। देश के सामने यूँ तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, आर्थिक दबाव हैं, महँगाई सर चढ़ कर बोल रही है, बेरोज़गारी का संकट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक समीकरण हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ बदले-बदले से नज़र आ रहे हैं। वहीं चाइना भी जो हमारा पड़ोसी देश है, वो भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं और उसका हमें हल भी खोजना है। आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से जो संकेत मिले हैं, वो काफ़ी सकारात्मक हैं। किसी हद तक हमने महँगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, लेकिन इन्फ्लेशन का दबाव अभी भी अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है। वहीं रोज़गार को लेकर बहुत बड़ी चिंता हमारे देश के सामने है। आर्थिक सर्वेक्षण बार-बार इस ओर संदेश दे रहा है। क्या आज आर्थिक सर्वेक्षण की जो संभावनाएँ थी, जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो जो कहा गया है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में जिस तरह की विचारों को या जिस तरह की संभावनाओं को प्रकट किया गया, क्या वो आज बजट के माध्यम से हमें पूरी होती नज़र आएँगी? क्योंकि निर्मला सीतारमन कुछ ही देर बाद आज बजट को पेश कर देंगी। ख़ास तौर से मध्यवर्गीय परिवार को काफ़ी उम्मीदें हैं और मध्यवर्गीय परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि जो इनकम टैक्स स्लैब है, आम तौर पर ये ओल्ड और रिजीम और न्यू रिजीम के अभी तक जो चली आ रही है, उसके बारे में ये कहा जा रहा था हो सकता है कोई एक थर्ड न्यू रेजीम मिलने को हमें देखने को मिले और ओल्ड रेजीम को ये सरकार समाप्त कर दे। तो ये अभी देखने वाली बात है कि बजट में हम किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन लेकिन मध्यवर्गीय परिवार की जब बात करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की जब बात करते हैं, किसानों की जब बात करते हैं, महिलाओं की जब बात करते हैं, शिक्षा की जब बात करते हैं, रोज़गार की जब बात करते हैं, कौशल विकास की जब बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, लेबर रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं, या कह सकते हैं कि आप पूरे देश की जब बात करते हैं तो बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हमें काफ़ी उम्मीदें हो जाती हैं। हर आदमी को बजट से उम्मीदें होती हैं और वो कुछ ना कुछ चाहता है कि बजट के पिटारे से उसके लिए कुछ ना कुछ निकल के आए। एक दौर था कि जब बजट के माध्यम से ही हमें ये पता लगता था कि कौन-सी चीज़ें में दामों में बढ़ोतरी होगी और कौन-सी चीज़ों के दामों में घटेंगे। लेकिन जब से कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म का हमारा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, तब से जो टैक्स के जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर से जीएसटी से रिलेटेड इश्यू वो राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं। सरकारों के पास, केंद्र सरकारों के पास ऐसा बहुत कुछ नहीं बचा है कि वो जीएसटी में दखल-अंदाज़ी कर सकें, क्योंकि जीएसटी एक इंडिपेंडेंस बॉडी होती है, उसकी अपनी एक काउंसिल होती है, वो अपने निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र होती है। तो ऐसे में एक एक समस्या ये भी खड़ी होती है कि भारत के अंदर जो महँगाई मुँह मुँह में खोल कर खड़ी है, या बेरोज़गारी का जो संकट है वो कैसे दूर किया जाए? वहीं पड़ोसी देश चाइना ने हमारे मार्केट में जिस तरह से अपना माल डंप कर रखा है और कम कीमतों पर वो बिकता है, तो उससे देश के उद्योगपति या उद्यमियों के लिए भी एक संकट पैदा होता है। क्योंकि चाइना के सस्ते माल के सामने भारत के उद्योग या उद्यमी अपने माल को उतनी सस्ते दामों पर नहीं बेच पाते, जिसके चलते खपत की जो एक समस्या हमारे देश में निरंतर देखने को मिल रही है, वो दूर नहीं हो पाती। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आयात जो चाइना से हो रहा है उस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ाया जाए। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका भी ये मानना है कि जब तक आप चाइना से आने वाले आयात पर टैक्स नहीं लगाएँगे, भारतीय उद्यमियों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि भारतीय उद्यमियों का जो मुनाफ़ा है, वो चाइना के आयातित माल के चक्कर में घट जाता है और जब मुनाफ़ा उनका घटता है तो बेरोज़गारी का भी संकट पैदा होता है। तो जब तक आप चाइना के माल पर इस तरह का आयात कर नहीं बढ़ाएँगे, तब तक भारतीय उद्योगपतियों के, भारतीय उद्यमियों को राहत मिलेगी। और उसके माध्यम से हम जो एक सपना देखते हैं मेड इन इंडिया का, जिसके माध्यम से हम मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा क्षेत्र है जो देश के अंदर एक रोज़गार पैदा करता है और जब रोज़गार पैदा होता है तो लोगों को
नौकरियाँ मिलती हैं और नौकरियों के माध्यम से लोगों की जेब में पैसा आता है। उनकी परचेज़िंग कैपेसिटी बढ़ती है और कंज़म्पशन बढ़ता है। इस तरह डिमांड एंड सप्लाई का जो संतुलन है, वो किसी हद तक किसी हद तक बेहतर होता है। लेकिन अभी तक ये देखने को नहीं मिल रहा है कि चाइना का जो डंप माल है, उस पर किसी तरह के आयात पर उस टैक्स बढ़ाने की अभी तक ऐसी कोई आशंका देखने को नहीं मिली है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बजट के माध्यम से ऐसा होता दिखाई दे, ताकि भारतीय उद्यमियों को इसका फ़ायदा मिल सके। वहीं महँगाई की जहाँ तक बात है, तो महँगाई के लिए जो मिडल क्लास है, ख़ास तौर से अपर मिडल क्लास है, जिसकी आय 15 लाख या 10 लाख के स्लैब में जो होता है, उसको 30% अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। और वहीं आप देखें तो उसको जीएसटी की भी मार भी झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ उसके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो अपने बच्चों की शिक्षा का भार उठा सके। देश के अंदर शिक्षा प्राइवेटाइज़ सेक्टर के पास चली गई, जो काफ़ी महँगी है। तो उसकी बचत को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, ताकि वो मार्केट में अपनी परचेज़िंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। वहीं लोअर मिडल सेक्शन की भी बात है, जिसकी आय 3 या 4 लाख वर्ष की प्रतिवर्ष मानी जाती है, उसके हाथ में भी पैसा देने की बात है। मनरेगा जैसी योजनाएँ पूर्व में चलाई गई थी, जिससे ग्रामीण भारत के लोगों को 100 दिन का मिनिमम रोज़गार मिलता था, और जब उनके पास कुछ पैसा आता था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रामीण पृष्ठभूमि से बूस्ट मिलता मिलता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि समय-समय पर उसके बजट में कटौती भी होती रही, लेकिन बाद में उसको फिर बढ़ा दिया गया। संतुलन बिठाने की कोशिश की गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश को एक विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने हमारे सामने उसके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है कि देश को भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तो उसके उसके लिए हमें जीडीपी ग्रोथ रेट को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। मौजूदा ग्रोथ रेट अगर आप देखें, तो 2024-25 का 6.4 के लगभग है, जो 2023 और 24 की तुलना में बहुत कम है। 2023-24 में यही ग्रोथ रेट 8.4 हुआ करता था। अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें, तो यही ग्रोथ रेट चाइना के अंदर 5.21 पर चल रहा है। लेकिन चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक समीकरण है, उसमें भी काफ़ी बदलाव होता हमें नज़र आ रहा है। ट्रम्प के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने चाइना, मेक्सिको, कनाडा पे मैंने टैक्स बढ़ाने की बात की, कहीं ऐसा तो नहीं भारत भी उसकी चपेट में आ जाए। हालाँकि भारत के सामने चुनौती है कि अमेरिका के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को सुधारे। लेकिन बुनियादी चुनौती हमें ख़ास तौर से जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखें, तो साउथ ईस्ट एशिया में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, वो चाइना है कि उसके सस्ते माल को हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने माल को उसके मुकाबले में कैसे बेच पाएँ। ये सब बड़ी समस्याएँ, जिसको हमें बहुत ही गंभीरता से देखना है। बजट में काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद आपने देखा होगा कि महिलाएँ देश के अंदर घर से, जिसे बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम करने लगी है, जिनके लिए उन्हें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो लैपटॉप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा एसेट है, जो महिलाओं के लिए बड़ा कारगर साबित होता है, ख़ास तौर से महिला और पुरुष वो जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रेफ़रेंस देते हैं। अगर उसमें कोई छूट मिलती है, तो ये भी देश के युवाओं को अपेक्षा है। वहीं वहीं अगर आप मोबाइल सेक्शन की बात करें, तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, जिसके बिना आज आपका गुज़ारा नहीं हो सकता। आपकी पूरी ज़िंदगी मोबाइल पे ही निर्भर है। तो मोबाइल में कितना छूट मिल सकती है, ये भी हमें देखने की चीज़ है। मध्यवर्गीय के लिए होम लोन्स की क्या हमें किसी तरह की कोई सब्सिडी मिल सकती है, उस पर भी हमारी देश के युवाओं की नज़र रहेगी। देश के युवाओं का ये कहना है, देश की महिलाओं का ये कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या चूल्हे पर पड़ने वाली महँगाई की मार है। उससे जूझने के लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता के हाथ में देंगे, उनकी परचेज़िंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो माल की खपत भी होगी और डिमांड एंड सप्लाई का संतुलन भी बना रहेगा। वहीं आर्थिक सलाहकार वी आनंद नेगेश्वर ने जो आर्थिक सर्वेक्षण रखा था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई थी, जो बता रहा था कि भारत एक आर्थिक दृष्टिकोण से अभी तक उन परिस्थितियों से नहीं जूझ रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है। हालाँकि मंदी के संकेत तो बहुत ज़्यादा मिले हैं। आईएमएफ की चीफ ने ये कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक दबाव से गुज़र सकती है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें, तो अनुमानित भारत की जो जीडीपी है 6.4 है। भारत के ऊपर जो आर्थिक कर्ज़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो भी बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा फिजिकल डेफ़िसिट 4 के प्रतिशत के आस-पास है, जिसमें बड़ी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, लेबर रिफ़ॉर्म्स की बात करें, रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, कौशल विकास की बात करें, और
और देश के अंदर बनने वाले बड़े-बड़े हाईवेज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, तो इन सब में भी निवेश की हमें ज़रूरत है। ये सब वो निवेश है जो आर्थिक गतिविधियों को एक गति प्रदान करते हैं। वहीं हमारी कोशिश यही होगी कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। ये बात ठीक है कि भारत के अंदर इस वक़्त जो रुपए की कीमत वो डॉलर के मुकाबले थोड़ा दबाव में महसूस होती है। लेकिन अगर रुपए की कीमत घटती है तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उसके नुकसान ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विशेषज्ञ हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है और ख़ास तौर से मेरा भी ये मानना है कि जब आपके रुपए की कीमत बढ़ती है, तो विदेशी निवेशकों को आपके यहाँ सस्ती ज़मीन, सस्ते श्रम का एक आकर्षण प्राप्त होता है। वो अपना इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ बढ़ाते हैं, बड़ी-बड़ी आपके यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं। क्योंकि रुपए की जब कीमत कम होती है तो उनके लिए वो परचेजिंग करना, यहाँ पर ज़मीनें परचेज़ करना और प्रोजेक्ट लगाना उनके लिए आसान हो जाता है। और जब उनका निवेश आता है, उनके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब उनका उनका भारतीय बाज़ारों में निवेश होता है, तो ये कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती भी देता है। वहीं हमारे सामने एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम पेट्रोल की कीमतों को अगर घटाते हैं, तो डेली कंज़म्पशन की चीज़ें उसका इस पर असर पड़ता है। चीज़ें सस्ती होती हैं और लोगों पर महँगाई का भार कम पड़ता है। लेकिन अगर अगर पेट्रोल की कीमतें अगर हम मान लीजिए बढ़ा लेते हैं तो एक टाइम के लिए लगता है कि ये ऑकवर्ड लगता है लोगों पर, लोगों को चुभता जरूर है। लेकिन अगर इसकी बढ़ोतरी इस बढ़त की गई कीमतों को हम जीएसटी के माध्यम से, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से अगर हम इसमें रियायतें देते हैं, तो वो इसकी पूर्ति करता है, तो उससे महंगाई भी नहीं बढ़ती। लेकिन जब जीएसटी में हम छूट देते हैं, तो चीजों पर जो महँगी चीज़ें वो सस्ती हो जाती हैं, उस माध्यम से भी लोगों की परचेज़िंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और महँगाई पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। बुनियादी समस्या देश के अंदर हमारे पिछले काफ़ी समय से ये चल रही है कि हम एक तरफ आर्थिक मंदी के संकेतों से जूझ रहे हैं, हालाँकि अभी तक भारत के अंदर इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आर्थिक आर्थिक मंदी के कहीं चक्र में हम कुचक्र में फँस ना जाएँ, इससे इससे भी सचेत रहने की ज़रूरत है। इसलिए मध्य वर्गीय परिवार के पास, गरीबी गरीब लोगों के पास, बीपीएल के पास पैसा जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा, हमारी अर्थव्यवस्था का चक्र का पहिया उतनी ही तेज़ी से घूमेगा। वहीं एक और चीज़ जो है, हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो हमारी कंज़म्पशन इंडस्ट्री है, उसमें भी बढ़ोतरी की ज़रूरत है। निवेशकों को आकर्षित करने की ज़रूरत है। मध्य वर्गीय परिवार तो सीधा-सीधा चाहता ही है कि उसको टैक्स स्लैब में छूट मिले, क्योंकि उस मध्यवर्गीय परिवार देश की वो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था गति प्रदान करती है। वहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि में किसानों को जो 6,000 रुपए प्रति माह साल का दिया जाता है, उसमें 10,000 रुपए करने की मांग की जाती है। अगर किसानों को हाथ में पैसा आएगा तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक एक बूस्ट मिल सकता है। मध्य वर्गीय परिवार को, खासतौर से मिडिल क्लास को, अपर मिडिल सेक्शन को, लोअर मिडिल सेक्शन को अगर इनकम में छूट मिलती है, टैक्स इनकम टैक्स में छूट मिलती है, तो वो ये भी उनके लिए लाभ प्रद साबित हो सकता है। ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दे सकता है, क्योंकि हमारा बुनियादी लक्ष्य ये है कि हम पहले प्राथमिकता पर अपने यहाँ देश की जो महँगाई है या महँगाई की जो मार है जनता पे पड़ने वाली, उसको हम किसी तरह भी कंट्रोल करें। साथ ही साथ अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएँ, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएँ, भारतीय उद्यमियों को प्राथमिकता दें ताकि वो मेड इन इंडिया के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जा सकें, रोज़गार बढ़े, लोगों को जॉब्स मिले, उनके हाथ में पैसा आए। तो इन्हीं 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर भारत सरकार को फ़ोकस करना चाहिए। बजट में क्या होता है, हमें देखने वाली बात है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरह की घोषणाएँ करती हैं या किस तरह के कदम उठाती हैं जो लॉन्ग टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह की आने वाले चुनौतियों से हमें एक राहत मिल सके। वहीं प्राइम मिनिस्टर निरंतर इसी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो अक्सर ये कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा भारत भारत विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर का है। और जब प्राथमिकता ही अर्थव्यवस्था है तो उसके लिए हमें कदम भी उठाने जरूरी है। बजट एक ऐसा मसविदा है जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है और शेयर मार्केट पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बजट अच्छा आता है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इसको फ़ायदा मिलता है, निवेशकों के लिए इसमें कुछ राहत मिलती है, तो आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट चढ़ जाता है। अगर बजट थोड़ा बहुत भी असंतुलित नज़र आता है, तो बजट शेयर मार्केट पे इसका प्रभाव पड़ता है और शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता हुआ नज़र आता है।
फिर उसको हमें सँभालने की ज़रूरत है, हमें उसमें दोबारा निवेश करने की ज़रूरत होती है। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के बजट का भी अपना एक महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक लूप का हिस्सा मानी जाती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम अंतर्राष्ट्रीय देशों पर निर्भर हैं और बहुत सारी चीज़ों में दूसरे देश हमारी अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। भारत एक बड़ा मार्केट है। भारत को अपने मार्केट को खोलने की ज़रूरत है। यहाँ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा है ताकि कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ सके। इसको लेकर भी हमें अपने दृष्टिकोण को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए। ये बात ठीक है कि भारत पर इस वक्त बड़ा कर्जा है, 2,23,000 करोड़ का भारत के पर टोटल कर्जा है, जिसको जिसको हम फिजिकल डेफिसिट हमारी प्राथमिकता, हम फिजिकल डेफिसिट को निरंतर कम कर रहे हैं। 4% के करीब इस वक्त हमारा फिजिकल डेफिसिट है टोटल जीडीपी का। ये एक एक सकारात्मक संदेश है कि हम अपने लक्ष्यों के करीब हैं। लेकिन लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नए समीकरण बन रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, खासतौर से ट्रम्प की नीतियों उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस बारे में भी हमें कूटनीतिक और राजनीतिक माध्यमों से अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करने की जरूरत है, नए नए रोड्स हाईवेज बनाने की जरूरत है। बहुत सारी जगह दिल्ली में चुनाव भी चल रहा है, आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव हो हैगा। जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, ये दो ऐसी बैसाखियां हैं सरकार की जिस पर माना ही जाता है कि सरकार अभी तक तो स्थिर है। लेकिन जिस तरह से वक्फ जैसे बिल देश के अंदर आ गए, हो सकता है आने वाले समय में कुछ एक नकारात्मक भी संकेत देखने को मिले। तो देश की जो राजनीतिक स्थिरता है वो भी हमारी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब तक देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता होगी तो आर्थिक विकास का पहिया भी दौड़ता रहेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बजट पे हम ज्यादा से ज्यादा अपेक्षाएं तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आर्थिक मजबूरियां भी हैं। लेकिन मौजूदा संकट जिसमें हम ये मान रहे हैं कि हम मध्यवर्गीय परिवार को ज्यादा से ज्यादा छूट दें, दरअसल ये मध्यवर्गीय परिवार को छूट देने का मसला नहीं है, न ही मध्यवर्गीय परिवार को अपीज करने का मसला है। ये वास्तव में मध्यवर्गीय परिवार के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एक ऐसा आयाम स्थापित कर रहा है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मापदंडों पर खरी उतर सके और हमारे ऊपर जो आर्थिक दबाव है उससे निकल पाए। मंदी जैसे जैसे शब्दों का भारतीय अर्थव्यवस्था के को लेकर समय समय पर प्रयोग होता रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं है। लेकिन इससे सचेत रहने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण जो अपना 8वां बजट पेश करेंगी, उनसे देश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि वो आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुधारती हैं। वहीं महिलाओं को हेल्थ इंश्योरेंस की भी काफी उम्मीदें हैं। वो चाहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस में उनको लाभ मिले, लोन, होम लोन सब्सिडी उनको प्राप्त होए। ये सारी चीजें जो हमारे सामने मौजूद है। बहुत मध्य वर्गीय किसान है, कॉरपोरेट है, और आई मीन कहने के श्रम वर्ग है। लेबर रिफॉर्म्स ही हम देश के अंदर एक वानगी की देखने को मिल रही है, जिसके माध्यम से अगर लेबर रिफॉर्म्स देश के अंदर होते हैं तो लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेंगे, उद्यमी अपने बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे और ज्यादा ज्यादा काम करने को मिलेगा। और कुल मिलाकर देश के लोगों को, खासतौर से मध्यवर्गीय लोगों को, इस बजट से उम्मीदें बहुत हैं। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि बजट सभी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को इससे शिकायतें भी होती हैं, बहुत सारे लोग इससे खुश भी होते हैं। पूर्व के बजट से अगर इस बार के बजट की तुलना करें तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता यही होगी कि देश के अंदर जो बढ़ती महंगाई है और जो बेरोजगारी का संकट है उसको हम कैसे दूर करें। इसी दृष्टिकोण से बजट की रूपरेखा तैयार की गई। उसी दृष्टिकोण से बजट के माध्यम से लोगों को राहत भी दी जा सकती है। उसी दृष्टिकोण से बजट के माध्यम से एक निर्णय भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा जनता को आम राहत नहीं मिलती है तो हमें देश हित में भी सोचने की जरूरत है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था की क्या जरूरत है। क्योंकि अगर सरकार एक तरफ आपको बजट या टैक्स में छूट देती है तो जीएसटी के माध्यम से वसूल भी कर लेती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार से काफी लोगों को उम्मीदें हैं। 8वां वेतन आयोग हम पहले ही मीन एक उसके प्राइम मिनिस्टर घोषणा कर चुके हैं। 8वें वेतन आयोग के माध्यम से भी लोगों की सैलरी बढ़ने की अपेक्षा है। लेकिन आमतौर पर यह भी माना जाता है कि जो सैलरीड क्लास लोग हैं
उनको ही इसका फ़ायदा मिलता है। अब बुनियादी सवाल ये है कि गरीब जनता को इसका कैसे लाभ मिले? हालाँकि उसके लिए 80 करोड़ लोगों को हम राशन पानी दे रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि हम उस राशन पानी की जगह लोगों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाएँ, किस तरह से ज रोज़गार का इंतज़ाम करें, किस तरह से लोगों के जीवन में सुधार आ सके, उसके लिए हमें बड़े-बड़ी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में तो हम जानते ही हैं कि हम समय-समय पर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देते रहते हैं, लेकिन इस बार बारी है कि हम गरीब जनता को, मध्यवर्गीय परिवार को, अपर मिडिल सेगमेंट को, लोअर मिडिल सेगमेंट को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें, मध्यवर्गीय परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है और समय-समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका लाभ भी मिलता रहता है। इसलिए मिडिल सेगमेंट की भारतीय जनता पार्टी सरकार को से ज़्यादा उम्मीदें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए और वो उन्हें बड़ा दुख हो या अफ़सोस हो। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी, भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के पहलू से ही उठाएगी और हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत ही सचेत हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एक सकारात्मक संदेश मिले हुए हैं। कुछ चुनौतियाँ ज़रूर हैं, महँगाई का दबाव ज़रूर है, बेरोज़गारी का दबाव ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में ये बजट उन उन दोनों समस्याओं को भी एड्रेस करता हुआ नजर आएगा। ट्रांसपोर्टेशन का जहां तक सवाल है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारी निर्भरता तेल पर काफी है, मिडिल ईस्ट देशों पर। उस निर्भरता को घटाने के लिए भी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ऑप्शंस को चुना है। देश के अंदर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार होती जा रही है। हालांकि थोड़े से कॉस्टली जरूर नजर आते हैं, लेकिन लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा एक एक चीप पड़ते हैं, यानी कि उनका भार आदमी पर कम पड़ता है। वन वन शॉट थोड़ा बहुत उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो महंगे हो सकते हैं। तेल की निर्भरता के लिए हमने रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर भी एक पीस समझौता कराने की कोशिश की और हमने कोशिश की कि हम रशिया से तेल आयात कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के बीच पूर्व में कुछ ऐसे प्रतिबंध रहे जो हमारे लिए काफी नुकसानदेह साबित हुए। नए ट्रंप रेजिम में हमें उम्मीद है कि हम उन चुनौतियों से पार पा लेंगे, मिडिल ईस्ट से भी हमें तेल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ट्रंप की जो पॉलिसी है वो बताता है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अमेरिका से खरीदें, लेकिन हमारे पुराने ईरान से पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हम काफी समय से ईरान से तेल खरीदते आए हैं। और तो कुल मिलाकर हमें देखना है कि हम तेल पर अपनी निर्भरता कम करें, साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट दें, साथ ही साथ बेरोजगारी के जैसे विषयों पर हमारा बजट फोकस करे। यही देश की लोगों की चिंताएं हैं और देश की लोगों की चिंताएं वाजिब भी हैं, क्योंकि लोगों से ही देश बनता है और देश ही लोगों के लिए होता है। हमें इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं, देश के मध्यवर्गीय परिवार को खास तौर से सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि उनको बजट के माध्यम से काफी राहत मिल सके। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके संचार को बढ़ाता है, जो आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर इसमें भी कोई छूट मिल सके तो देशवासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात होगी। एबीसी के दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपने हमारे कमेंट बॉक्स में निरंतर प्रदान करते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।